आज हम सभी के बीच चर्चा का विषय है स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। आज हम लोग इसी विषय वस्तु पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। देखिए, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, यदि भारत के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को यदि जांचा परखा जाए, उसमें सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का एक अहम योगदान रहा। निसंदेह सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त, एक क्रांतिकारी, एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। इसको दुनिया के 11 मुल्कों ने मान्यता दी थी। आज हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के उनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जांचेंगे, परखेंगे। सबसे पहले हम सुभाष चंद्र बोस और उनके जीवन के पहलुओं पर हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस निसंदेह एक महान क्रांतिकारी, एक राष्ट्रवादी और एक स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका अदा करने वाले देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म होता है वह 23 जनवरी 1897 को बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, अब उड़ीसा क्षेत्र में आता है, उड़ीसा राज्य में आता है। वह कटक में इनका जन्म होता है और इनके पिता जो थे जानकी नाथ बसु, जो कटक के जाने माने अधिवक्ता थे। इनकी माता प्रभावती देवी थी, वह एक संस्कृत की विदुषी महिला थी। यानी कहने का मतलब है सुभाष चंद्र बोस का जो संरचना थी वह अद्भुत थी। यानी सुभाष चंद्र बोस के बचपन से ही उनके अंदर अपार प्रतिभा थी। 1919 में उन्होंने ICS की परीक्षा पास की, परंतु उसे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और देशबंधु चित्तरंजन दास के कहने पर वह भारत की राजनीति में आते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना इन्होंने राजनीतिक गुरु माना था। देशबंधु चित्तरंजन दास को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना और उन्हीं के कहने पर गांधी जी के साथ इन्होंने पहली बार 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और प्रारंभ में यह गांधी जी के अनन्य भक्त, अनन्य सहयोगी थे, लेकिन गांधी जी के साथ कुछ मुद्दों पर इनके मतभेद रहे। निसंदेह सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रपिता गांधी जी के सपने एक लक्ष्य एक ही थे। दोनों का मुख्य उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक साम्राज्य से मुक्ति दिलाना था और दोनों का लक्ष्य एक ही था। यानी कुछ बिंदुओं पर मतभेद थे। प्रारंभ में गांधी जी के अनन्य सहयोगी के रूप में इन्होंने भूमिका अदा की, परंतु जब असहयोग आंदोलन में इन्होंने गांधी जी के साथ कदम से कदम बढ़ा करके इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया और इन्हें काफ़ी व्यापक सफलता भी मिली। लेकिन 4 फरवरी सायं 5 बजे एक चौरी चौरा के समीप जो घटना घटती है, चौरी चौरा घटना के बाद जिस तरह गांधी जी ने अपने पहले राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह असहयोग आंदोलन को वापस लिया और वहीं से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य पहला मतभेद उत्पन्न होता है और गांधी जी के द्वारा असमय
चौरी चौरा की घटना को आधार बना करके राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने से सुभाष चंद्र बोस में निराशा का माहौल। और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, जब चौरी चौरा जब असहयोग आंदोलन चरम पर था, महज चौरी चौरा के घटना के आधार पर इस राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह को स्थगित करना किसी नज़रिए से उचित नहीं लगता है। और उन्होंने अपने बयान में कहा, ये कन्याकुमारी के किसी एक गांव में आग लग जा, हिमालय पर्वत को क्यों दंड देना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा के घटना के बाद जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रतिक्रिया सहयोग आंदोलन को स्थगित करने पर की, वह कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस की पीड़ा को दर्शाता है। दूसरा जो मतभेद उनके साथ होता है नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। नेहरू रिपोर्ट में जहाँ पर मोतीलाल नेहरू और राष्ट्रवादियों ने डोमिनियन स्टेट की वकालत की, वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। एक दूसरा प्रश्न यह था। और तीसरा जो गांधी जी के साथ इनके जो मतभेद रहे, वह था जिस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनता में व्यापक समर्थन और विश्वास गांधी जी के आंदोलन में चल रहा था, उसी दौरान उन्होंने जो इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को समझौता किया और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया, उससे भी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य व्यापक असंतोष थे। यानी यह भी एक प्रश्न था। यानी और सबसे बड़ा जो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य जो यह प्रश्न था कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य सबसे बड़ा जो प्रश्न था 1939 का चुनाव। 1939 में कांग्रेस के 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर 1939 में इन्हें त्रिपुरी में भी कांग्रेस का पुनः अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गांधी जी के अनन्य सहयोगी, पेशे से पत्रकार और दक्षिण भारत में काकीनाडा के निवासी, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के निवासी और एक जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर यह कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है वह मेरी निजी हार है और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य कांग्रेस कार्य समिति की गठन और चुनाव का प्रकरण के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और वहीं से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद अत्यंत गहराता चला गया, जहां 1942 के दौर में क्रिप्स मिशन के भारत में विफलता के बाद गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी अंतिम सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और उन्हीं दिनों में सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे पर थे। पहले 1942 में उन्होंने कहा आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत की और अंतिम सतत प्रयत्नों के बाद 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना की और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सैन्य मंत्री का पूरा काम इन्होंने अपने हाथों में रखा और AC चटर्जी साहब उनको वित्त मंत्रालय का काम देखा गया
और इसके साथ साथ कैप्टन लक्ष्मी सहगल जिन्हें प्रचार प्रसार महिला ब्रिगेड की जिम्मेदारी सौंपी गई और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज की सरकार को दुनिया के अधिकांश देश खास तौर से चीन, इंडोनेशिया, जर्मनी, जापान समेत 11 मुल्कों ने इसे मान्यता दी थी। और आज़ाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज़ाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य था भारत से ब्रितानी साम्राज्य यानी औपनिवेशिक साम्राज्य को समाप्त करना था। यानी आज़ाद हिंद फौज के जो गठन के में अहम जिसने भूमिका अदा की थी उसमें थे कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह ढिल्लों। यानी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उसी के बैनर चले दिल्ली चलो का इन्होंने आह्वान किया। दिल्ली और आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्य मकसद जो था भारत से ब्रिटिश हुकूमत के प्रभाव को समाप्त करना और विदेशियों में रह रहे भारतीयों को संगठित करना था। यानी कहने का तात्पर्य है आज़ाद हिंद फौज की शासन व्यवस्था, आज़ाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य विदेश में रह रहे जो भारतीय हैं उन्हें संगठित किया जाए और अंग्रेजी शोषण, अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन से लड़ने के लिए किस तरह तैयार किया जाए यह इसका मूल प्रश्न था। यानी कहने का तात्पर्य है आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शोषण से मुक्ति दिलाना था और इसमें जापान और जर्मनी जैसे देशों ने जैसे देशों का इसमें सहयोग प्राप्त था। ऐसा माना जाता है प्रारंभ में इसमें महज 16,000 सैनिक थे। पुनः बाद में जब इसका पुनर्गठन किया गया जापान के और मलाया के में जो लड़ रहे जो भारतीय सैनिक थे यदि उनकी सभी संख्या इसमें इंक्लूड की जाती तो यह संख्या 60,000 के लगभग होती। यानी यह विशाल सेना थी जिसे दुनिया के अधिकांश मुल्कों ने समर्थन दिया था। यानी आज़ाद हिंद फौज के जो आज ही के दिन 21 अक्टूबर को अस्थायी सरकार का गठन हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था। जापान और जर्मनी के इंडोनेशिया, चीन जैसे देशों ने इसका समर्थन किया था। अब प्रश्न उठता है आज़ाद हिंद फौज क्या अपने उद्देश्य में प्राप्त करने में सफल रहे? आज़ाद हिंद फौज ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की चेतना को जगाया। निसंदेह 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी अलग थलग हो गया था। जर्मनी की हार हो चुकी थी। जापान में भी निराशा का माहौल था। ऐसे में आज़ाद हिंद फौज की जो अभियान थे इसको गति नहीं मिल पाई। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ ने जो आज़ाद हिंद फौज को जो कामयाबी मिलना चाहिए वह कामयाबी नहीं मिल पाई। फिर भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो जापानियों के अधीन थे उसे सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया और 1944 ईस्वी में पहली बार राष्ट्र ध्वज को आज़ाद हिंद फौज के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जगहों पर इसे फहराया जाता है और ऐसा लोग कहते हैं कि 18